जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के तहत गवर्नर जनरल एवं वायसराय का ये वीडियो शुरू हो रहा है, जिसमें आज हम लोग गवर्नर को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। गवर्नर बहुत छोटा सा टॉपिक होता है और उसके बाद बड़ा सा टॉपिक गवर्नर जनरल और वायसराय होता है। ठीक है, तो इसका जो गवर्नर का जो मुख्य चेहरा है वो लॉर्ड क्लाइव है, जिसका चेहरा आप देख सकते हैं ना। लॉर्ड क्लाइव जो अंग्रेजों को भारत में स्थापित करने का पूरा काम करता है। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि भारत को गुलामी के अधीन करने का जो पूरा श्रेय जाता है लॉर्ड क्लाइव को ही जाता है, क्योंकि यही मुखिया हुआ करता था शुरुआत में, जो बहुत सारे काम किए, जैसे ये देखिए, है ना, जिसकी वजह से अंग्रेज भारत में जम गए। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को कर लीजिए ऑल पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि आखिर गवर्नर क्या होता है, उसके बाद गवर्नर जनरल क्या है, यानी कब से कब तक चला था, और उसी के साथ साथ हम बात कर लें भारत का गवर्नर जनरल भी स्वयं कहा जाता है, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके बाद वायसराय। ये 3-4 पद आप बार बार सुनते होंगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर है क्या। तो थोड़ी सी इस पे हम लोग परिचर्चा करके फिर शुरू करेंगे गवर्नर को। तो देखिए गवर्नर, तो यहाँ पे गवर्नर की बात करूँ तो यहाँ पे बंगाल का गवर्नर होगा। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर, चूंकि गवर्नर जो है 3 हुआ करते थे उस समय। एक तो गवर्नर होता था बंगाल का, दूसरा बम्बई का और तीसरा मद्रास का। तो 3 गवर्नर हुआ करते थे, जिसको मर्ज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया है ना। उसके बाद फिर जब उन तीनों को मर्ज करेंगे, पहले देखिए गवर्नर की बात करें तो सॉरी, बंगाल का यहाँ से शुरू होता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, यहाँ कंपनी कहा जाता है ना। कंपनी का गवर्नर, फिर अलग अलग क्षेत्रों का गवर्नर हो गया, फिर बंगाल का गवर्नर हो जाएगा, और बंगाल, मद्रास और चेन्नई, सॉरी चेन्नई तो मद्रास ही है, तो बंगाल, बम्बई और मद्रास। उसके बाद जब तीनों को मर्ज कर दिया जाता है तो भारत का गवर्नर जनरल होता है। या पूरे भारत को तब तक भारत पूरी तरीके से गुलाम भी हो गया था। तो टाइम पीरियड की शुरुआत करें तो ऐसे देखा जाए तो 1772 तक यह पद चला था, और शुरू करें तो लॉर्ड क्लाइव से तो 1757 से ही शुरू हो जाता है ना। शुरू 1757 से करेंगे तो 1772 तक कंपनी का गवर्नर पद कंपनी के अधीन चलता था, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य संचालन गवर्नर के पद से होता था, एज लाइक जैसे राज्यपाल होता है उस तरीके से, है ना। तो गवर्नर अंग्रेजी में राज्यपाल को भी कहते हैं, तो बात समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद बंगाल का गवर्नर चला तो 1772 से, देखिए इसका जो था सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव, है ना, लॉर्ड क्लाइव 1757 में। उसका 1772 में तो इसमें वारेन हेस्टिंग हुआ करता था, तो वारेन हेस्टिंग शुरू करता है, और वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, 1772 से लेकर के ये जो पद चलता है 1833 तक, जिसे हम कहते हैं बंगाल का गवर्नर, ठीक है, या गवर्नर जनरल, है ना, कह सकते हैं आप। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल की बात करें तो ये जो पद था 1833 से शुरू होता है, 1833 से 1857, है ना। तो 1857 में आप जानते हैं विद्रोह हुआ था। तो इस समय से अगर हम आते हैं जो पहला हो जाएगा, तो पहला गवर्नर जनरल जो भारत का था उसका नाम है बैटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बैटिंग। तो
बैटिंग उसका नाम है, बेंटिक या बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 में। तो ये भारत का गवर्नर जनरल होता है। तो 1857 में क्या होता है, विद्रोह हो जाता है भारत का। फिर एक नया पद, वही पद चलता है, काम वही होता है, नाम दे दिया गया वायसराय। यानी कि ऐसा लगना चाहिए कि जैसे वायसराय क्या होता था, अगर देखिए कंपनी में वो व्यक्ति काम कर रहा है तो गवर्नर जनरल के तरीके से जाना जाएगा, लेकिन जब वो इंडियन लोगों से, भारतीय लोगों से मिलेगा तो वायसराय के रूप में मिलेगा। और वायसराय एक नाम ऐसा रख दिया गया जैसे लोगों को ये प्रतीत होने लगा कि ये संवेदनशील पद है या संवेदनशील नाम है, तो इसलिए वायसराय कहा जाने लगा। तो वायसराय काम सब वही था। तो 1857 से वायसराय पद शुरू होता है। बीच में फिर अगर हम बात कर लें तो 1935 में एक्ट ला करके इसको समाप्त भी कर दिया जाता है, तो 1935 ही कर दीजिए, या आमतौर पे हम लोग देख लेते हैं 1950 तक भी वायसराय कहा जाता है। ठीक है, तो जो वायसराय है वो लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था। और 1935 का एक्ट लाया जाता है, तो फिर से उसे गवर्नर जनरल का पद बना दिया जाता है, और जो हम कहें तो 1950 तक पूरा चलता है। और आमतौर पे आपको जहाँ यदा कदा आपको वायसराय ही लिखा हुआ मिल जाता है ना, लेकिन वो फिर से वास्तव में हुआ ये था, फिर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। कब से? 1935 से लेकर के। लेकिन हम लोग कहते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम भारत का होना चाहिए, तो श्री राजगोपालाचारी का नाम लिया जाता है ना, तो इस तरीके से कहा जाता है, तो वायसराय कहा जाता है। गवर्नर जनरल नहीं कहते हैं, वायसराय कह देते हैं। तो गवर्नर जनरल वास्तविकता में 1935 से फिर से शुरू होकर 50 तक चलता है। तो ये एक सिनेरियो था, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ गवर्नर, कंपनी का गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर को देखते हैं। और यहाँ से अब इस्टेब्लिश हो रहे हैं धीरे धीरे अंग्रेज, है ना। तो शुरू होता है लॉर्ड क्लाइव, जो आपका ये देखिए इसका टाइम पीरियड है, समय काल 1757 से 1760 तक रहा। उसके बाद बीच में फिर लाया जाता है कि भैया तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हें फिर से बना दिया जाता है। 1765 से 1767 फिर से बीच में बन जाता है। और बीच में 4 और छोटे छोटे गवर्नर थे, उनको भी हम लोग देख लेंगे। तो आज पूरा गवर्नर कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर से 1757 से 60 तक टाइम पीरियड रहा था लॉर्ड क्लाइव का। उसके बाद 65 से 67 तक। तो उसके बाद प्लासी का युद्ध, जो इसके मुख्य काम है वो हम बात कर लें। तो प्लासी का युद्ध 1757 में शुरू होता है, और यहीं से शुरू होती है कहानी अंग्रेजों को भारत में पैठ बनाने की। ठीक है, तो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में युद्ध होता है 1757 का, और इसमें बहुत कुछ धोखाधड़ी हुई थी, है ना। तब सिराजुद्दौला हार जाता है और विजय हो जाते हैं अंग्रेज। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। उसके बाद बक्सर का युद्ध भी होता है 1764 में। अब चूंकि 1764 में युद्ध हो रहा है, उस समय तो था ही नहीं ये, लेकिन फिर भी देखिए 1764 की बात है, तो ये था, परोक्ष अपरोक्ष रूप से था। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ 60 में खत्म हो गया इसका पद, फिर 65 से शुरू हुआ, तो 64 में इसके टाइम पीरियड में ही दिखाया जाता है। तो बक्सर का युद्ध 1764 ये होता है। देखिए मुनरो और मीर कासिम के बीच में। तो मीर कासिम यहाँ पे हार जाता है और मुनरो जीतता है। ठीक है, तो इस समय अगर हम बात कर लें 65 तक, तो बेंसी स्टार्ट रहा 60 से 65। तो बेंसी स्टार्ट के टाइम में होना चाहिए, फिलहाल जो इसका कर्ता धर्ता था यही था, तो इसीलिए लॉर्ड क्लाइव में ही पढ़ा जाता है 1764 का युद्ध, जो 22 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट द्वैत शासन का सीधा मतलब ये समझ लीजिए। देखिए द्वैत शासन जो है 1765 से 72 तक रहा था। तो ये देखिए 1765 में फिर से आता है और द्वैत शासन की स्थापना कर देता है। उसके बाद 72 तक चलता रहता है। तो द्वैत शासन का सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए, और ये कुछ समझौते किया, है ना। चूंकि अंग्रेजों को क्या चाहिए, लाभ चाहिए था। कंपनी है तो कंपनी का मतलब ये होना चाहिए लाभ, है ना। और आप जानते हैं कि
1598 के आसपास में अंग्रेज वहाँ से अपने यहाँ पार्लियामेंट से साइन वगैरह करवा के चलते हैं कि मुझे पूर्व दिशा में जाना है व्यापार करने, तो व्यापार करने ही आते हैं, तो इनका मतलब ही व्यापार होना है। ठीक है, तो द्वैत शासन का मतलब क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो आंकड़े हैं उसको लिखा गया है, बाकी हम लोग बात करके ही समझ लेंगे। तो इसमें जो बंगाल में द्वैत शासन शुरू हुआ, इसमें सीधा सीधा मतलब था लाभ वाले पद ले लेना और जिम्मेदारियों वाले पद दे देना। तो देखिए समझौते किए गए, समझौता जो हुआ था, देखिए इलाहाबाद की संधियां हुई, कुछ मतलब दो इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं जो 1765 में ही होती हैं, वो यहाँ पे लिखा नहीं गया, फिलहाल मैं बता दूं आपको। इलाहाबाद, आज ये प्रयागराज नाम से जाना जाता है इलाहाबाद। तो ये 1765 में हुआ था। जो पहला था वो 12 अगस्त को था। 12 अगस्त को डील होती है लॉर्ड क्लाइव के बीच में और शाह आलम द्वितीय, उसके बाद निजामुद्दौला के बीच में हस्ताक्षर किए जाते हैं। और इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और साथ ही साथ उड़ीसा की दीवानी पद थे वो कंपनी को दे दिए, और जबकि मुगल बादशाह को अवध के नवाब से कड़ा, है ना, और इलाहाबाद के ज़िले लेकर दे दिए। यानी कि मुगल बादशाह से भी दो जगह ले लिए, एक तो कड़ा, दूसरा इलाहाबाद, वो रॉबर्ट क्लाइव को दे दिया गया। चूँकि 12 अगस्त और 1765 की बात है, यहाँ पे बैठक हो रही है ना, निजामुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये संधि कर रहे हैं, और यही है बादशाह जी। तो ये पद मिल गए, और कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक जो पेंशन था वो 26 लाख रुपए देने लगी। किसको? शाह आलम द्वितीय को। यहाँ से शुरू होता है, शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए पेंशन दिया जाता है वार्षिक। ठीक है, ध्यान देंगे। ये पहला था इलाहाबाद की संधि, और दूसरी इलाहाबाद की संधि 4 दिन बाद ही हो जाती है, जिसे हम कहते हैं 16 अगस्त को। ध्यान देंगे, 16 अगस्त 1765। चलिए अच्छा ध्यान दीजिए, लिख के मुँह पे इनके। तो 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि हो जाती है। तो तुरंत ही कुछ न कुछ मामला गड़बड़ हो गया होगा। तो उस समय क्या कहा गया, यह संधि जो हुआ अवध के नवाब सिजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ही होता है, दोनों लोगों के बीच में। और इस संधि के तहत अवध का जो राज्य था कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया। यानी कि इसमें नवाब बाहर चले जाते हैं, है ना, शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है वापस कड़ा और इलाहाबाद जो लिया गया था। और उसके बाद जबकि कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में, यानी कि जो कंपनी को नुकसान हुआ, बताइए ये 2 ही 4 दिन की बात है, जो कंपनी को नुकसान हुआ उसके तहत 50 लाख रुपए और साथ ही साथ चुनार का दुर्ग अवध से इसे दिया गया, है ना। तो इलाहाबाद और कड़ा देने के बाद 50 लाख रुपया और चुनार का दुर्ग ये हासिल कर लेता है। दुर्ग ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, ठीक है। चुनार का दुर्ग ले लेता है अवध से, कौन? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। तो ये इलाहाबाद की संधियां थी। तो उसी के तहत हम बात कर लें द्वैत शासन। तो द्वैत शासन में क्या होता है, यहाँ पे 26 लाख और फिर 53 लाख की दो धनराशियाँ दी जाती हैं, 1765 में ही होता है। तो अब अगस्त में ही मामला चल रहा है, तो अगस्त में ही क्या होता है, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेता है, जो आप अभी देखे हैं। इन प्रावधानों में शाह आलम को 26 लाख रुपए देने थे तथा 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को, है ना। और यानी इन दोनों को एक को 53 लाख और दूसरे 26 लाख देना था। और साथ ही साथ निजामत और दीवानी पद लॉर्ड क्लाइव को मिल जाएगा द्वैत शासन के तहत, है ना, द्वैत शासन के तहत। और साथ ही साथ देखें लॉर्ड क्लाइव ने द्वैरी व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली, ध्यान दीजिएगा, प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय अपने पास रख लिए, जो लाभ वाले पद थे, तथा आंतरिक शांति का व्यवस्था देखना, फौजदारी
और साथ ही साथ और प्रशासनिक कार्य जो थे वो दे दिए नवाबों को। लो भैया नवाब अपना संभालो, है ना, अपना खुद झेलो, बाकी माली कमा लेंगे, है ना, द्वैध शासन के तहत। तो कुल मिला के यहाँ पे जो लाभ वाले पद थे वो ले लिए, लेकिन क्या होता है कि उत्तरदायित्व नहीं संभाल लेता है, वो दे देता है नवाबों को। तो इसे ही हम कहते हैं द्वैध शासन। और इसके जो जनक हम कहेंगे, यानी कि इसकी आइडियोलॉजी जिसकी थी वो था लियो कर्टिस, ठीक है। जो व्यक्ति था लियो कर्टिस अधिकारी महोदय थे, तो उसके दिमाग की उपज थी, ठीक है, द्वैध शासन, जो लॉर्ड क्लाइव के माध्यम से पूर्ण कर लिया जाता है। और एक घटना ये भी घटती है, श्वेत विद्रोह। ये देखिए तीनों घटनाएं, इलाहाबाद की संधियां, द्वैध शासन, ये तीनों जो घटनाएं हैं वो अगस्त में होती है, ठीक है, अगस्त 1765 में, और द्वैध शासन 72 तक चलता है। और श्वेत विद्रोह की बात कर लें तो श्वेत विद्रोह में होता कुछ नहीं है, जो अंग्रेज अधिकारी सैनिक थे उनका ये विद्रोह हुआ था। चूंकि गोरे वही थे तो श्वेत कहा गया, है ना, इंडियन लोग तो काले थे। इसमें क्या हुआ, बंगाल के सैनिकों को मिलने वाला जो भत्ता था, दोहरे भत्ते दिए जाते थे, वो बंद कर दिया। लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि भैया अगर तुम अंग्रेज हो तो इतना ज़्यादा तुम्हें बहुत ज़्यादा लाभ लेने की जरूरत है नहीं। तो उसमें क्या डबल भत्ते वगैरह कुछ हुआ करते थे, वो बंद कर दिया। तो साथ ही साथ जो मुंगेर के, और मुंगेर यानी कि बिहार के आसपास वाला क्षेत्र, इलाहाबाद के जो श्वेत अधिकारी थे, जो अंग्रेज थे, वो इसका विद्रोह करने लगे, और यही श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया, ठीक है। तो मुंगेर और इलाहाबाद के अधिकारियों द्वारा विद्रोह किया गया था, श्वेत विद्रोह कहलाया। और थोड़ी बहुत घटनाएं देख लेते हैं। देखिए इसको सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना ये है, ठीक है, यहाँ पे स्थापना, तो सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना इसने करी थी। और साथ ही साथ आलमगीर द्वारा उमरा की उपाधि, आलमगीर ने उमरा की उपाधि दिलवाई थी इसको, ठीक है। आलमगीर चूँकि आप जानते हैं, और जब सिराजुद्दौला को हटाया जाता है तो आलमगीर को भी पद दिए जाते हैं। तो आलमगीर क्या कराता है, इसको उमरा की उपाधि दिलवाता है ना। और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेंगे, नेक्स्ट और लास्ट है, ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे हम लोग, जितना बात किए उतना काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो लास्ट है, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एडमंड बर्क ने ये कहा, क्या कहा, कि बड़ी बड़ी नींव रखने वाला, लॉर्ड क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा। कौन? एडमंड बर्क, ठीक है, जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। तो ये था रोल लॉर्ड क्लाइव का। उसके बाद क्लाइव के बाद जो गवर्नर आते हैं, है ना, जो गवर्नर होते थे कंपनी, यानी बंगाल का गवर्नर ही शुरू होता है यहाँ से, 65 से हम कहें तो इसमें क्या है, हालवेल था 1760 में। और अगर हालवेल की बात कर लें तो यहाँ देखिए लिखा भी है ब्लैक होल घटना की वर्णन, ठीक है। तो ब्लैक होल घटना की वर्णन जो सिराजुद्दौला था वो कुछ बेहतर राजा था, इतना हम कहें तो, क्योंकि वो हारता नहीं अगर उसे धोखा नहीं दिया जाता, है ना। तो मीर जाफर इसमें मुख्य रूप से थे, जिनकी वजह से इसकी हार हो जाती है सिराजुद्दौला की। और आलमगीर द्वितीय से इसको उमरा की उपाधि दिलवाता है आलमगीर द्वारा, है ना। तो उमरा की उपाधि क्लाइव को दिलवाता है, जो मुगल बादशाह हुआ करता था उससे, ठीक है। मीर जाफर ने ही करवाया था ये सब चीज़ें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ब्लैक होल की घटना पे। तो ब्लैक होल यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई है ना, वो हुई थी 20 जून, अभी समझिएगा ये है क्या, 20 जून 1756 की बात है। फिर 57 में जानते ही हैं युद्ध हो जाता है, सिराजुद्दौला उसमें पराजित हो जाता है। तो 56 की घटना है। एक रात को क्या हुआ, 146 अंग्रेज थे,
146 अंग्रेज अधिकारियों को ये बंद कर देता है। कौन? एक कमरे में, छोटे से कमरे में सबको बंद कर देता है सिराजुद्दौला, जिसमें महोदय हालवेल भी शामिल थे। और छोटे से कमरे में बंद करने के बाद सारे लोग आपस में, इतना छोटा था, संकीर्ण था कि रात भर में सारे के सारे लगभग निपट गए, मर गए। ठीक है, जिसमें से मात्र और मात्र 23 लोग ही जिंदा बचते हैं। ठीक है, तो जब 23 लोग जिंदा बचते हैं उसमें एक हालवेल भी था, तो यही इस घटना का वर्णन करता है। तो ये था ब्लैक होल। ठीक है, उसके बाद बात कर लें नेक्स्ट जो आता है वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट 1760 से 65 तक रहा और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर यही था। और लेकिन आप जानते हैं 1764 में हुआ था 22 अक्टूबर को। तो उस समय फिर भी लॉर्ड क्लाइव को ही जाता है इसका श्रेय, लेकिन फिर भी वेंसीटार्ट ही था। और मुनरो के समय युद्ध हुआ था। मुनरो और जो दूसरा बंगाल की तरफ से जो था वो मीर कासिम था, जिसको पराजित कर देता है मुनरो। ठीक है, तो उस समय ये गवर्नर था। बस इनका ये 4 लोग जो हैं इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। फिर 65 से फिर 67 के बीच में फिर से लॉर्ड क्लाइव भी आता है। सॉरी फॉर दिस। उसके बाद बेलस्ट जो है वो 1764 से 69 तक रहा। और इस समय आपका जो द्वैध शासन था वो जारी था। ठीक है, और कुछ था नहीं इसमें। और नेक्स्ट जो आता है और नेक्स्ट और लास्ट गवर्नर वो कर्टियर है, जो 1769 से 72 तक रहा, 3 सालों तक। और उसी के समय 1760 में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल था। ये ध्यान देंगे, 1770 में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा था। वो कब? कर्टियर के समय, जो 1769 से 72 के बीच में था। ठीक है, तो ये वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे बंगाल के गवर्नर का काम समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से शुरू होंगे वारेन हेस्टिंग, और वारेन हेस्टिंग जो है वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में वहाँ से हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो गवर्नर तक हम लोगों को देखना था। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आपने पहली बार चैनल पे विजिट किया है और अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले जब भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएँ। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।